हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर में से स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम दो, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर मिलेगा। और जुलाई महीने में बहुत ही ज्यादा जो है वो न्यू स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हम टोटल 26 क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। और अगर आपने और टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जुलाई महीने के और टॉपिक्स की वीडियो भी आप फटाफट एक बार चेक कर लें। खास करके अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जुलाई महीने 2022 के। और इसमें पहला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 क्रिकेटर इयोन मॉर्गन ने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही बड़ा नाम है इयोन मॉर्गन का। तो आप कह सकते हो कि ये उस क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, व्हाइट बॉल कैप्टन जो है वो रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। 29 जून को हाल ही में उन्होंने इस अनाउंसमेंट को रिटायर जो है होने का फैसला जो है वो ले लिया है। और ये कंट्री है दोस्तों इंग्लैंड, जहां से इयोन मॉर्गन बिलोंग करते हैं। तो आप कह सकते हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2019 का, जो लंदन में हुआ था, वो इंग्लैंड ने जीता था। और पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड मेन टीम जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो जीती है। फर्स्ट टाइम इंग्लैंड मेन टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप को जीती है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इयोन मॉर्गन की लीडरशिप में जीती थी। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इयोन मॉर्गन जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं लिमिटेड ओवर्स में 2015 से लेके अब तक, जब तक उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। और इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल में वो कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से भी जो है वो इस बार रनर अप टीम के तौर पे आए, और तब भी इयोन मॉर्गन ही जो है वो उनकी कैप्टेंसी में शामिल थे। और उन्होंने मेंस T20 में कैप्टेंसी की है 72 टाइम्स, जो कि इंडिया के MS धोनी के बराबर है। धोनी ने भी
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 72 टाइम्स जो है वो कैप्टनसी की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इयॉन मॉर्गन बहुत ही फेमस प्लेयर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास जो है वो ले लिया है। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसेंटली वन द फॉर्मूला 1 टाइटल बाय विनिंग द लिनोवो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। सो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है, और आपको एक हिंट देते हैं, ये पहली बार हुआ है कि उस प्लेयर ने जो है वो कोई फॉर्मूला 1 रेस जीती हो, और ये है कार्लोस साइंस जूनियर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो स्पेन के कार्लोस साइंस जूनियर जो कि फरारी टीम के मेंबर हैं, उन्होंने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है वो जीत ली है, जो कि 52 लैप्स की एक रेस थी, 5.8 किलोमीटर की ये रेस थी, जो कि इंग्लैंड में हुई है, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। और ये उनके करियर की पहली फॉर्मूला 1 रेस है जो उन्होंने जीती है। तो मैक्सिको के जो सर्जियो परेज हैं वो सेकंड नंबर पे रहे, और तीसरे नंबर पे जो ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन है वो रहे, लेकिन आपको दूसरी और तीसरी पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है। और जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसिंग है वो फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग इंडियन वुमेन बॉक्सर जिसने गोल्ड मेडल जीता है पहले ही एडिशन में एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में, जो कि कहां पे हुआ है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। देखो इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि पहला एडिशन एलोडा बॉक्सिंग कप का कहां पे हुआ है, तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ है, पहले तो ये याद रखना है। तो 2 इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और 2 ही ऐसी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात हो रही है, तो एक तो गीतिका ने जीता है और एक अल्फिया पठान ने जीता है। और आप दोनों ही याद रख सकते हैं कि गीतिका ने 48 केजी कैटेगरी में जीता है और अल्फिया पठान ने +81 केजी कैटेगरी में इस मेडल को जीता है। और आप दोनों का चेहरा देख सकते हैं, गीतिका और अल्फिया पठान, जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो इस एलोडा कप में जीते हैं, जो कि कहाँ पे हुआ है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ याद रखना है कि 2 सिल्वर मेडल भी आए हैं इसमें, और 2 सिल्वर मेडल किसने जीते हैं? एक तो कलाइवनी श्रीनिवासन, और एक हमारे पास है जमुना बोरो। इन दोनों ने जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं, और इन्होंने भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर इस मेडल को जीता है। जैसे कलावनी ने 48 केजी कैटेगरी में, जमुना ने 54 केजी कैटेगरी में, लेकिन आपके लिए कैटेगरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो इंडिया ने टोटल इस टूर्नामेंट के अंदर दोस्तों 14 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं। याद रखना 14 मेडल, इसमें से 2 आपको पता लग गया गोल्ड है, 2 सिल्वर है, तो रह गए 10 जो है वो क्या है? ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इसमें आपने खास तौर से जगह जो है वो याद रखनी है कि ये टूर्नामेंट नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ है। तो गीतिका और अल्फिया पठान गोल्ड मेडल जीतती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। देखो अभी हम बात करके हटे हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की, और वो जीती थी जो है जो साइंस जूनियर ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते थे। लेकिन 2022 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है? ये जीती है दोस्तों चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो ये फरारी टीम के मेंबर हैं, और इन्होंने 2022 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत ली है, और इसमें 71 लैप्स थे, और टोटल ये 4.3 किलोमीटर की रेस थी, जो कि कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रिया में हुई है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है। और ये 11th राउंड है एक तरह का 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और 35th रनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन के अंदर हुई है। और आपने याद रखना है कि चार्ल्स लेक पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो मैक्स वर्स्टैपन रहे, और तीसरे नंबर पे हमारे पास रहेंगे लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन पिछले साल से ही जो है वो थोड़ा सा वीक होते जा रहे हैं, इस बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और मैक्स वर्स्टैपन इस बार जो है बहुत ज़्यादा आगे जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैक्स वर्स्टैपन जो है वो वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ल्स लेक्लर्क जो है वो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। इन जुलाई 2022 विताली सिवुक नाम याद रखना, ग्रैंड मास्टर हैं कौन सी कंट्री के, जिन्होंने दूसरा एडिशन जीत लिया है लापलागने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल का, मास्टर्स टूर्नामेंट का। और इंडिया से ऐसा कौन सा ग्रैंड मास्टर है जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर दूसरी पोजीशन पे आए हैं? पहले हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। इस टूर्नामेंट को जीता किसने है? याद रखना है सेकंड एडिशन है लापलागने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल का। और लापलागने दोस्तों कहाँ पे स्थित है? लापलागने स्थित है फ्रांस में, मतलब ये टूर्नामेंट हुआ फ्रांस में। और विताले सिवुक बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से? यूक्रेन से। याद रखना है कहाँ से? यूक्रेन से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा।
और इंडिया की तरफ से क्लियर है कि पी एनियन जो कि सेकंड रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और वो बहुत ही फेमस ग्रैंड मास्टर इंडिया के अंदर तो है ही। और थर्ड पोजीशन जो है वो दोस्तों इंटरनेशनल मास्टर हैं सियातन दास। सियातन दास ये तीसरे नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे हैं। तो इवन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो विताले हैं, लेकिन सेकंड पोजीशन पे हमारे पी इंडियन हैं और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है यहाँ पे सियातन दास। तो ये हैं आपके पास विताले सिवुक जो कि 19 साल के हैं केवल, और ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, और ये हैं पी इंडियन जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और इनका सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? अंडर 15 और अंडर 20 जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स हुई हैं उसको लेके ये स्टेटमेंट दी हुई, और कौन सी इसमें सही है आपने ये बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन यहीं पे आपको याद रखना है कि अंडर 15 और अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो मनामा बहरीन में हुई है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में। इंडिया ने टोटल 22 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और ये एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 की बात हो रही है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये, क्योंकि इंडिया ने टोटल 22 मेडल तो जीते हैं अंडर 20 के अंदर, लेकिन साथ ही साथ इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पे है वुमेन रेसलिंग के अंदर, और इसमें दूसरे स्थान पे मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर, और इंडिया इसमें 5th रैंक पे है टीम रैंकिंग के अंदर, जो कि ग्रेको रोमन कंपटीशन के अंदर हुआ। तो ये अंडर 20 की बात कर रहे थे। अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो ग्रेको रोमन रेसलिंग के अंदर इंडिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये बिल्कुल सही है। अंडर 20 में हमने 5th स्थान हासिल किया ग्रेको रोमन के अंदर, और यहाँ पे अंडर 15 के अंदर हमारा स्थान जो है वो तीसरा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंडिया ने अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो फ्री स्टाइल रेसलिंग टीम रैंकिंग के अंदर 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप को जीत चुका है फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर, और इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब टोटल जो है वो 7 मेडल इंडिया जीत के जो है वो अंडर 15 के अंदर विजयी हुआ है। तो इसका मतलब तीनों ही पॉइंट सही है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? ऑल ए बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ग्रैपलर्स बैग 22 मेडल्स, 22 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं। याद रख सकते हो आप, ये अंडर 20 के अंदर जीते हैं अंडर द एशियन 20 रेसलिंग चैंपियनशिप एट मनामा इन बहरीन, और अंडर 15 के अंदर आप कह सकते हो फ्री स्टाइल में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से पॉइंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं विंबलडन चैंपियनशिप को लेके, जो कि रिसेंटली लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई है। लेकिन इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 135th एडिशन है विंबलडन चैंपियनशिप का। तो एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अब हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहली स्टेटमेंट है, नोवाक जोकोविक ने जो है वो इस टाइटल को जीत लिया है मेंस सिंगल टाइटल के अंदर। बिल्कुल सही बात है। अगेंस्ट मैथ्यू एब्डन क्रोशिया के, ये गलत है दोस्तों। ये मैथ्यू एब्डन के खिलाफ इन्होंने नहीं जीता है टूर्नामेंट, ये जीता है निक किर्गियोस के अगेंस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निक किर्गियोस के अगेंस्ट जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और ये उनका 5th विंबलडन टाइटल नहीं है दोस्तों, 7th विंबलडन टाइटल है, और चौथा लगातार विंबलडन मेन सिंगल टाइटल उन्होंने जीता है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो चुकी है। जीता नोवाक जोकोविक ने है, लेकिन निक के खिलाफ जीता है ऑस्ट्रेलिया के, और 7th विंबलडन टाइटल है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा है एलिना रेबकीना, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, वो वुमेन सिंगल टाइटल को जीत चुकी हैं तुनिशिया की एक प्लेयर ऑन जेब्यूर के खिलाफ, और उनका पहला ग्रैंड स्लैम उनके पास आ चुका है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एलिना रेबकीना ने इसको जीता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसके खिलाफ जीता है वो पहली अरब की प्लेयर है, पहली अरब प्लेयर है जो फाइनल्स में पहुंची हैं किसी ग्रैंड स्लैम में। बहुत बड़ी बात है, और उनको हराया है एलिना ने। तो एलिना वुमेन्स कैटेगरी में जीतती हैं इस टाइटल को, और ये पहला टाइटल है दोस्तों कजाकिस्तान का, ये भी याद रख सकते हैं। नोवाक जोकोविक ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं जो कि 80 मैचेस जो है वो जीत चुके हैं चारों ग्रैंड स्लैम को मिला के, और इन्होंने हराया था वॉन सून वू को जब इनकी 80वीं जीत जो है वो रजिस्टर की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन रह चुके हैं नोवाक जोकोविक, तो फर्स्ट प्लेयर हैं हिस्ट्री के अंदर जो 80 मैच जो हैं वो जीत चुके हैं। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो आप इस पॉइंट्स के अंदर देख सकते हो, ये भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली ए आएगा, करेक्ट पूछा होता तो बी एंड सी आ जाता। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? एक होगा। याद रखना है 135 एडिशन, मेंस कैटेगरी के अंदर नोवाक जोकोविक, वुमेन कैटेगरी के अंदर एलिना रेबकीना।
और नोवाक जोकोविक सबको पता है सर्बिया से हैं और एलिना कजाकिस्तान से हैं और पहला टाइटल है ये कजाकिस्तान के पास आया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जुलाई 2022 में एनएमडीसी लिमिटेड और हैदराबाद रनर सोसाइटी की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलके एक लोगो और रेस टी शर्ट जो है वो लॉन्च की गई है। 11th एडिशन एनएमडीसी हैदराबाद मैराथन 2022 जो है वो अगस्त में होने वाला था, ऑलरेडी हो चुका है। तो इस इवेंट का लोगो और टी शर्ट लॉन्च किया गया एनएमडीसी और हैदराबाद रनर्स की तरफ से, और इसके स्पॉन्सर्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और तेलंगाना गवर्नमेंट। तो आपने बताना है कि किसके थ्रू इस एनएमडीसी हैदराबाद मैराथन को प्रमोट किया गया, मतलब इस मैराथन का जो फेस है वो कौन है। तो ये फेस है निखत जरीन। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। निखत जरीन के बारे में थोड़ा सा आपने एक तौर से याद रखना है कि निखत जरीन जो है वो इंडियन बॉक्सर हैं और साथ ही साथ ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कि इस इवेंट के साथ जो है वो वर्चुअली कनेक्ट भी किया गया था। तो एनएमडीसी हैदराबाद मैराथन जो है वो 11th एडिशन है, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है हैदराबाद रनर्स की तरफ से, और ये 27 और 28 अगस्त को परफॉर्म किया गया। आप देख सकते हो लोगो है इसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से और तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इसको किया गया। नेक्स्ट, उस इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताना है जो रिसेंटली ओपन ए सेक्शन में जीता है 15th इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, जिसको पैरासिन ओपन या पैरासिन 2022 कहा जाता है, जो कि कहाँ पे हुआ, सर्बिया में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल पैरासिन ओपन या पैरासिन 2022 ये जीता है इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने। तो आंसर क्या होगा, इसका 4 होगा। ये सर्बिया में हुआ है दोस्तों, पैरासिन जगह में, क्योंकि वो है सर्बिया के अंदर, और इन्होंने एक अलेक्जेंडर प्लेयर को हराया है जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, रशिया से। तो आप देख सकते हो आर प्रागनंदा जो है वो पैरासिन ओपन या पैरासिन 2022 जीत चुके हैं, जो कि कहां पे हुआ, सर्बिया में। तो इसमें पहला स्थान आर प्रगनंदा का रहता है, दूसरा स्थान अलेक्जेंडर है जो कि कहां से हैं, रशिया से। जुलाई 2022 में इंडिया ने जो है वो वुमेन सिंगल टाइटल जीता है सिंगापुर ओपन 2022 में, और वो इंडियन प्लेयर कौन है ये आपने बताना है। और ये सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी वुमेन कैटेगरी के अंदर जीती है पीवी सिंधु ने। तो दो ऑप्शन हो सकती हैं, वाइल एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ये जीते हैं मेन सिंगल टाइटल, लेकिन ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये दोस्तों बिलोंग करते हैं इंडोनेशिया से। तो यहां से आंसर क्लियर है कि क्या होगा, सेकंड होगा। तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जो हैं वो सिंगापुर ओपन 2022 का टाइटल जीत चुकी हैं वुमेन्स कैटेगरी के अंदर, और इन्होंने चाइना की प्लेयर को जो है वो हरा दिया था। और ये पहली बार हुआ है कि पीवी सिंधु ने कोई सिंगापुर ओपन टाइटल जो है वो जीता हो, लेकिन ये तीसरा टाइटल है दोस्तों 2022 का जो पीवी सिंधु ने जीता है। और ये सुपर 500 इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था सिंगापुर बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से, और इसमें टोटल प्राइज मनी जो है वो $3,70,000 जो है वो रखी गई थी। और सिंगापुर ओपन 2022 जो है वो एक 14th टूर्नामेंट जो है वो किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर की तरफ से, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया 11 जनवरी से लेके 18 दिसंबर तक। तो जो भी इवेंट इसमें होंगे वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से वो वर्ल्ड टूर में शामिल किए जाएंगे। और याद रखना है मेंस कैटेगरी के अंदर इसके अंदर एंथनी सिनिसुका गिंटिंग जीते हैं, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडोनेशिया से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो खेलते रहेंगे, लाइक आईपीएल जैसे टूर्नामेंट वो खेलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और ये दोस्तों हैं दो प्लेयर, एक तो लैंडल सीमंस हैं, एक दिनेश रामदिन हैं। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, बोथ 2 और 3 होगा। तो वेस्ट इंडियन क्रिकेटर बहुत ही फेमस दिनेश रामदिन बहुत ही फेमस विकेट कीपर हैं और वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी रह चुके हैं, और दूसरे हैं लैंडल सीमंस जो कि ओपनर बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज के, उन्होंने दोनों ने संन्यास की घोषणा जो है वो कर दी है। और लिंडन सीमंस की बात करें तो राइट हैंडेड बैट्समैन थे और त्रिनिदाद से बिलोंग करते हैं, और 2006 में इन्होंने अपना पहला मैच जो है वो खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, और रिटायरमेंट के बाद वो फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो खेलते रहेंगे। ऐसे ही रमेश जो है हमारे पास दिनेश रामदिन हैं, तो वो भी बहुत फेमस बैट्समैन हैं, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत की थी। 2005 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला था। लास्ट मैच इन्होंने 2019 के अंदर खेला था, लेकिन अब दोनों ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो नाम जरूर आपने एक बार ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में उस कैप्टन का नाम बताना है जो कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन है, और उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से जो है वो संन्यास ले लिया है। रिसेंटली हमने बात की थी कि वनडे इंटरनेशनल जो इंग्लैंड का चलता है उसके जो कैप्टन थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कैप्टन उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है।
तो इनका नाम है बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स, या इनको बेन स्टोक्स के नाम से जाना जाता है। तो दो ऑप्शन आंसर हो सकती हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तामिम इकबाल जो कि करंट कैप्टन है कौन सी टीम के ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, जिन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले ली है, और ये हैं बांग्लादेश के कैप्टन। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो न्यूजीलैंड बॉर्न इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स, नाम सबने सुना होगा, बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स, जो कि कैप्टन है इंग्लैंड के टेस्ट टीम के, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है, और ये जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने लास्ट मैच जो है वो खेला था, और बेन स्टोक्स जो है वो 105 जो है वो मैच खेल चुके हैं, और फाइनल ओडीआई इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। और बांग्लादेश के जो तामिम इकबाल हैं, ये करंट कैप्टन जो हैं वो बांग्लादेश के थे, और इन्होंने भी रिटायरमेंट जो है वो टी20 से जो है वो घोषणा कर दी है। और इनकी जो सीरीज चल रही थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके बाद जो है वो इन्होंने ये घोषणा कर दी है। तो बेन स्टोक्स और तामिम इकबाल। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू पेरोडुआ मलेशिया मास्टर 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट, चिको ओरा जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया है? पहली स्टेटमेंट का आंसर करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इंडोनेशिया एक ही ऑप्शन में है। और साउथ कोरिया की वो कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है? उनका नाम है आन से यंग। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो 2022 का मलेशिया मास्टर्स, जिसको पेरोडुआ मास्टर्स भी कहा जाता है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सुपर टूर है, जो कि 500 टूर्नामेंट के तौर पे जाना जाता है। ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ 5 से लेकर 10 जुलाई के बीच में। इसमें मेंस कैटेगरी के अंदर जो है वो चिको ओरा जीते हैं, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर इसके अंदर आन से यंग जो है वो जीते हैं। लेकिन याद रखना है कि इस टूर्नामेंट को बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज किया जाता है, लाइक बड़े टूर्नामेंट्स में ये आता है, और ये 7th बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट है। और मलेशियन जो मास्टर्स है वो 2009 से लगातार करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस कैटेगरी के अंदर कौन जीता है और वुमेन कैटेगरी के अंदर किसको जीत मिली है। नेक्स्ट आते हैं, किसको मेंस सिंगल्स टाइटल जो है वो मिला है पेट्रोनास मलेशिया ओपन 2022 के अंदर? अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था वो था मलेशिया मास्टर्स, पेरोडुआ मलेशिया मास्टर, ये है मलेशिया ओपन। दोनों टूर्नामेंट्स अलग हैं, क्योंकि वो 500 सुपर इवेंट है, ये 750 सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और ये टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है? और इसमें हराया गया है केंतो मोमोता जापान के। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि मेंस सिंगल टूर्नामेंट इसमें विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, और नंबर 1 प्लेयर हैं बैडमिंटन मेंस कैटेगरी के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन, इनको ये खिताब मिला है। सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशियन ओपन 2022, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ है, और ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है, इसमें वुमेन टाइटल याद करने की ज़रूरत नहीं। वैसे थाईलैंड की एक प्लेयर हैं जिनका नाम है रेचनॉक, वो जीती हैं इसमें वुमेन टाइटल, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है कि ये टाइटल जो है मेंस कैटेगरी के अंदर विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से जीतते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अगर हम इंडिया की सीरीज देखें टी20 और ओडीआई, जो कि इंग्लैंड टूर था इंडिया का, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है जुलाई के महीने में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रही है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो इस टीम को लीड कर रहे थे, और जॉस बटलर जो हैं वो दूसरी साइड पे लीड कर रहे थे, और 2020 सीरीज भी जीत चुके हैं, और वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी हम जीत चुके हैं, और बहुत ही अच्छी सीरीज जो है वो इंडिया के लिए रही। तो एक एक स्टेटमेंट जो है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो ऐसे पहले इंडियन प्लेयर बन चुके हैं जिनको 4 विकेट्स भी मिली हैं एक मैच के अंदर, और उसी मैच के अंदर इन्होंने 51 रन मतलब हाफ सेंचुरी भी स्कोर की है एक ही टी20 मैच के अंदर। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और ऐसा पहले कर चुके हैं बहुत से प्लेयर, लेकिन इंडिया से पहले हैं ये। तो डैन ब्रैवो कर चुके हैं, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान से, लेकिन इंडियन प्लेयर ऐसे पहले हैं हार्दिक पांड्या जिन्होंने इस पदवी को हासिल किया है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन हमने तो इनकरेक्ट बतानी है। रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिसने 14 मैच जो है वो लगातार जीत लिए हैं टी20 के। तो रोहित शर्मा ऐसे पहले कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने 14 मैच लगातार जीते, और उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया जब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच दूसरा चल रहा था और 14 मैच लगातार जीत गए।
फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने भी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि वो फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन चुके हैं जो कि 150 ओडीआई विकेट्स ले चुके हैं, और ऐसा कारनामा उन्होंने केवल 80 मैच के अंदर ही कर दिया। 80 मैचेस के अंदर ही उन्होंने 151 विकेट्स को हासिल कर लिया, और आप कह सकते हो कि फास्टेस्ट इंडियन बॉलर ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने कम मैचेस में इतनी विकेट्स को हासिल किया है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसमें फास्टेस्ट बैटर बने हैं, जिसने 250 सिक्सेस जो है वो लगा दिए हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। तो रोहित शर्मा जो है वो शाहिद अफरीदी का ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देते हैं। फास्टेस्ट बैट्समैन हैं जिन्होंने 250 छक्के जो है वो लगा दिए हैं। तो चौथी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऋषभ पंत जो है वो अपना मेडन 100 लगाते हैं T20 के अंदर इंडिया के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। ऋषभ पंत जो है वो मेडन ओडीआई 100 जो है वो लगाते हैं। ऋषभ पंत जो है वो मेडन 100 जो है वो ओडीआई के अंदर उन्होंने लगाया, और ऋषभ पंत की जगह यहाँ पे हमें सूर्य कुमार लिखना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहला T20 100 जो है वो लगाया है। तो याद रखना अपने फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो इसमें गलत है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का टूर था इंग्लैंड का, तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आप निकाल सकते हो। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताना है जिसने 41st विला दी बेंसक्यू इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता, जो कि बेंसक्यू में हुआ, कहाँ पे, स्पेन के अंदर। तो 41st विला दे बेंसक्यू जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। ग्रैंड मास्टर हैं अरविंद चिदम्बरम, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है जो कि कहाँ पे हुआ, स्पेन के अंदर। तो देख सकते हैं अरविंद को जिन्होंने जीता है, और दूसरा स्थान यहाँ पे मिला है एक अर्मेनिया के प्लेयर हैं ग्रैंड मास्टर रॉबर्ट, और यहाँ पे तीसरा स्थान इंडियन प्लेयर को ही मिला है जिनका नाम है रौनक। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रौनक सदवानी। इनको तीसरा स्थान जो है इस टूर्नामेंट के अंदर मिला, जो कि कहाँ पे हुआ, स्पेन के अंदर। तो अपने याद रखना है, ये है 41st विला दी बेंसिक्यू इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। डैश बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कौन सा कंपनी जो है वो ऑफिशियल पार्टनर बना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, जो कि आने वाले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टूर्नामेंट जैसे कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, हांगझो एशियन गेम्स 2022 चाइना के अंदर होने वाली हैं, और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। और ये है आपके पास अदानी स्पोर्ट्स लाइन। तो आंसर क्या होगा इसका, दूसरा। तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है, जो कि अदानी ग्रुप की एक स्पोर्ट्स आर्म है, वो ऑफिशियल पार्टनर बन चुकी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ताकि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो इंग्लैंड में होंगी, हो चुकी हैं बेसिकली, हांगझो एशियन गेम्स 2022 जो चाइना में होने वाली हैं, और पेरिस ओलंपिक गेम्स जो 2024 में होंगी, उसके ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे जाना जाएगा। और दोस्तों ये दूसरी बार हुआ है कि अदानी ग्रुप को जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है। इससे पहले 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी उसमें भी अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है वो ऑफिशियल पार्टनर था। और अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है वो 28 एथलीट्स के साथ जो है वो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, और इस इनिशिएटिव का नाम था गरव है, जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स में अदानी स्पोर्ट्स लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एज पर दी योनेक्स ताइपाई ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि चाइनीज ताइपाई में हुआ है जुलाई में, इसमें मेन सिंगल टाइटल जो जीता है वो किसने जीता है। पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मेन सिंगल टाइटल जीता है हो तेन चैन ने। तो आपने सिर्फ नाम याद रखना है, एक बार पढ़ लें कि इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता है। लेकिन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ताई जू इंग ने। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं चाइनीज ताइपाई से। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो मेंस कैटेगरी के अंदर जीते हैं चो तिन चेन ने, ये चाइनीज ताइपाई से हैं, और वुमेन कैटेगरी में भी जीती हैं चाइनीज ताइपाई की प्लेयर जिनका नाम है ताई जू इंग। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आप स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। ये 15th टूर्नामेंट था योनेक्स ताइपाई ओपन, और बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसमें इनाम राशि जो है वो $5 लाख होती है, तो इसलिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और 1980 से ये टूर्नामेंट चल रहा है। इस बार 39th एडिशन के तौर पे ये खेला गया था। 15th एडिशन नहीं है, 19th एडिशन है। 15th एडिशन तब कहा जाएगा जब हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर की बात करते हैं, तब ये आता है, लेकिन 39th एडिशन था। नेक्स्ट आते हैं, किसने रिसेंटली फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। फिर से क्वेश्चन आ गया। अब हम ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स कर चुके हैं, हम ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कर चुके हैं। ये जीता था हमारे पास साइंस जूनियर ने ब्रिटिश, और ऑस्ट्रियन हमारे पास जीता था किसने, ऑस्ट्रियन जीता था हमारे पास चार्ल्स लेक्लर्क ने।
लेकिन यहाँ पे फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करें तो ये होंगे हमारे पास लुइस हैमिल्टन, नहीं, लुइस हैमिल्टन आंसर नहीं है, मैक्स वर्स्टैपन होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ लुइस हैमिल्टन का साल जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, पिछले साल भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो मैक्स वर्स्टैपन जो है वो इस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीत जाते हैं, जो कि 53 लैप्स की एक रेस थी, 5.8 किलोमीटर की थी और ये फ्रांस में हुई है। और इसमें दूसरा स्थान जो है वो लुइस हैमिल्टन को मिला है, जो कि आप कह सकते हो 7 बार वर्ल्ड चैंपियन जो है वो रह चुके हैं, वो दूसरे स्थान पे आए हैं। और तीसरे स्थान पे जॉर्ज रशल हैं, लेकिन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और सारी मैंने बताया फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कौन करवाता है, वो करवाता है इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल फेडरेशन, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 18th एडिशन जो हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का, कहाँ पे? ओरेगन, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 18th एडिशन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का, जो कि आप कह सकते हो कि कहाँ पे हुआ है, ओरेगन, यूनाइटेड स्टेट्स में। और एक तो एडिशन याद रखना है, एक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या इसमें सही है। यूएस ने इसके अंदर मेडल टैली के अंदर टॉप किया है, बिल्कुल याद रखना है। 33 मेडल जो हैं वो उनके पास हैं। दूसरा स्थान इथोपिया का है। इंडिया का स्थान इसमें जो है वो 33rd है और इंडिया 4th बेस्ट है एशिया के अंदर, क्योंकि पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे कजाकिस्तान है, चौथे पे इंडिया है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यूएस ने टॉप किया है इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर, ये आपने याद रखना है। और यूएस के पास टोटल 13 गोल्ड मेडल्स रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा। इंडिया के नीरज चोपड़ा जो है वो सिल्वर मेडल जीतते हैं जेवलिन थ्रो में, और उनका जेवलिन गया 88.13 मीटर दूर। इसका मतलब गोल्ड मेडल जो है वो किसी और प्लेयर ने जीता है, जिनका जो है 90.54 मीटर तक जेवलिन जाएगा, और उनका नाम है एंडरसन पीटर्स। एंडरसन पीटर्स जिन्होंने इस मेडल को गोल्ड मेडल के तौर पे जीता है। लेकिन हमें सिल्वर मेडल याद रखना है 88.13 मीटर, और ये इंडिया के ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं जो सिल्वर मेडल जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, क्योंकि इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप के अंदर 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स पेरिस में जो हुई थी। तो दूसरे प्लेयर हैं वैसे जिन्होंने इंडिया की तरफ से कोई मेडल जीता है, लेकिन पहले इंडियन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अर्मन डुप्लेंटिस जो कि स्वीडन से हैं, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो पोल वॉल्ट में तोड़ दिया है। मेंस पोल वॉल्ट में उन्होंने 6.21 मीटर जो है वो पहुंचे हैं। तो पहले उनका रिकॉर्ड जो है वो कुछ और था, इन्होंने उसको तोड़ दिया, अपना ही रिकॉर्ड था तो वो तोड़ दिया। तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, आंसर क्या होगा? ऑल ABC। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो सेकंड स्टेटमेंट से आएगा, ये आपने जरूर याद रखना है। नीरज चोपड़ा जो है वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, और जो बाला उन्होंने फेंका था उसकी दूरी जो है वो 88.13 मीटर थी। और ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स के अंदर। कौन सी सिटी जो है वो सिलेक्ट की गई है 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए? तो अभी जो हो गई हैं वो तो हुई हैं कहाँ पे? यूएसए में, ओरेगन में। अभी 2025 में होंगी, वो होंगी कहाँ पे? टोक्यो, जापान के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। तो इसमें काफी कंट्रीज ने जो है वो अपनी हिस्सेदारी दिवाई थी। नैरोबी था इसमें, सिंगापुर था, सिलेशिया था, लेकिन सबको पछाड़ के टोक्यो ने इस बिड को जीत लिया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हैं वो क्रॉस कंट्री की अलग होती हैं, एक मेन होती हैं, लेकिन मेन जो है वो 2025 की टोक्यो में होंगी। जो क्रॉस कंट्री हैं वो अभी 2024 में होंगी। 2024 में वो क्रोएशिया में होने वाली है, और 2026 की फ्लोरिडा में होगी। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने याद रखना है कि अभी हमारे पास 2021 वाली 2022 में हुई है कोविड के कारण, तो ये टोक्यो जापान में जो है वो 2025 की होंगी। अभी वाली जो है वो ओरेगन में हुई हैं। तो एक आपने और याद रखना है कि 2023 की ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे होगी? ये कहाँ पे होगी? बुडापेस्ट में। कहाँ पे होगी? बुडापेस्ट में। तो मैं लिख देता हूँ, 2021 वाली 2022 में हुई है, तो इसको 2021-22 लिख सकते हैं। ये कहाँ पे हुई है? ओरेगन में, यूएसए में। 2023 की बुडापेस्ट में होगी, 2025 की कहाँ पे होगी? टोक्यो में। ये आपने जरूर याद रखना है। कौन सी कंट्री जो 15th एडिशन जीत जाती है वुमेन्स का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 9th टाइम? ये बहुत बड़ी बात है, और ये जीता है नीदरलैंड्स ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हॉकी का वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता है? नीदरलैंड्स ने जीता है। और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से करवाया गया 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में। और दोस्तों ये 15th एडिशन था, ये आपको पूछा जा सकता है। और कौन सी टीम को हराया है? अर्जेंटीना को। तो सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना की टीम रही है, और 9th टाइम इन्होंने जो है इस खिताब को जीता है।
तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा, चौथे स्थान पे जो है वो जर्मनी रहा है। तो इसमें 2-3 बातें जो है वो आपने खास तौर से याद रखनी है। नया स्लोगन बताना है आपने जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होनी है पेरिस 2024 में, जो कि अभी जुलाई 2022 में इसका थीम या आप कह सकते हो स्लोगन बताया गया है। तो स्लोगन होगा 2024 ओलंपिक गेम्स का गेम्स वाइड ओपन। याद रखना है आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आपको पता है कि पेरिस में 2024 की ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है कि पेरिस में ओलंपिक गेम्स जो है वो हो रही हैं। लास्ट टाइम जो है वो 1924 में पेरिस में गेम्स हुई थी और इसका मतलब 100 साल भी पूरे हो जाएंगे पेरिस में ओलंपिक गेम्स को हुए। और ये 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में खेली जाएंगी और इसमें 32 स्पोर्ट्स जो है वो करवाई जाएंगी और इसमें 329 इवेंट जो है वो टोटल किए जाएंगे। इसी के साथ पैरालंपिक्स गेम्स साथ में होती हैं, तो ये 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में खेली जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2024 की पेरिस ओलंपिक का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी सिटी या कौन सा शहर जो है वो 2028 की समर ओलंपिक गेम्स या पैरालंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। तो यहाँ से पता लग रहा है LA 28 लिखा हुआ है, तो लॉस एंजल्स आएगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। आंसर 2 होगा। ये दोस्तों 14 जुलाई को स्टार्ट होंगी और ये 30 जुलाई तक चलती रहेंगी। फिर इसके बाद पैरालंपिक्स होंगी। पैरालंपिक्स जो है वो 15 अगस्त को होंगी और 27 अगस्त को खत्म हो जाएंगी। और लॉस एंजल्स भी तीसरी बार जो है वो समर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। इससे पहले 1984 में कर चुके हैं, 1932 में कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक्स को भी होस्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2024 की पेरिस में होंगी, पेरिस भी तीसरी बार होस्ट कर रहा है, लॉस एंजल्स भी तीसरी बार होस्ट कर रहा है, लेकिन पेरिस के 100 साल पूरे हो रहे हैं इसको होस्ट करने में। इससे पहले 1924 में उन्होंने होस्ट किया था। उस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट की घोषणा की है अपने सभी तरह के क्रिकेट फॉर्मेट से, और ये वुमेन प्लेयर हैं जिनका नाम है करुणा विजय कुमार जैन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 होगा। करुणा विजय कुमार जैन बहुत ही फेमस विकेट कीपर तो हैं ही इंडियन क्रिकेट टीम की वुमेन की, और बहुत ही फेमस बैट्समैन भी रही हैं। 36 साल की हैं और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका, बेंगलुरु से। और इनका डिसीजन आ चुका है कि ये सारे फॉर्मेट से जो है संन्यास ले रही हैं। इनके नाम पे कई रिकॉर्ड हैं वैसे तो। ये 3rd हाईएस्ट विकेट कीपर हैं इंडियन क्रिकेट में जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स किए हैं ODIs के अंदर, लाइक 58 डिसमिसल्स किए हैं इन्होंने। और टेस्ट करियर के अंदर भी इन्होंने 17 डिसमिसल्स किए हैं, जो कि सेकंड बेस्ट हैं इंडियन कीपर्स की तरफ से आफ्टर अंजू जैन। मैं सिर्फ वुमेन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम मेंस की बात नहीं हो रही है। तो करुणा विजय कुमार जैन। अगला आते हैं, कौन सी कंपनी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बीच में एक टाई अप हुआ है कि वो कंपनी प्लान कर रही है कि इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिया हाउस जो है वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बनाया जाए। तो ये कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। तो अपना फर्स्ट एवर इंडिया हाउस जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में बनाया जाएगा, मतलब एक ऐसा स्टेडियम का पार्ट जो है वो बनाया जाएगा इंडिया हाउस के नाम से, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वहां पे बनाएगी। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ऐसा होगा और इसका मेन मकसद यही है कि इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस को बूस्ट किया जाए और नेशनल स्पोर्ट्स को आगे लेके जाया जाए। और इससे क्या होगा, इंडिया का ये भी रुतबा बढ़ेगा कि हम जो हैं वो एक ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन हैं और ओलंपिक गेम्स हम फ्यूचर में होस्ट कर सकते हैं। ये भी एक जो है वो वहाँ पे मैसेज जो है वो जाना ही जाना है। और साथ ही साथ 2024 की ओलंपिक्स जो हैं वो होने वाली हैं और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया 140th सेशन इंडियन ओलंपिक कमेटी का होस्ट कर रहा है। जून 2023 में इंडिया उसको होस्ट करेगा और ये मुंबई महाराष्ट्र में जियो ट्रेड सेंटर पे किया जाएगा। और रिसेंटली मई 2022 में इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, कहाँ पे, ओडिशा में। तो दोस्तों ये थे हमारे पास स्पोर्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड पर जुलाई महीने के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें हर तरह के फॉर्मेट पे जो है वो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। लेकिन टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।